वो है द नेचर ऑफ एन ऑडिट, और साथ ही दूसरा टॉपिक है द स्कोप ऑफ एन ऑडिट। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है टॉपिक, थोड़े से छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अक्सर सवाल आज जाता है इनमें से एक, लेकिन ना वो होता या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है। नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर ये दोनों में से सवाल आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आता है। लेकिन ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या है। और कल का टॉपिक मैं बेटा नेक्स्ट जब थर्सडे को क्लास होगी, द क्रोनोलॉजी ऑफ एन ऑडिट, वो हमने टॉपिक पढ़ना है। एक तो मैं मेहरबानी करें आप लोगों को, मैंने बेटा पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप बुक भी परचेज कर लें। अच्छा जी, द नेचर ऑफ एन ऑडिट, बेटा नेचर का लफ्जी मीनिंग है क्या, कि ये किस नोयत का है, क्या चीज है। ऑडिट तो हमने पढ़ लिया, सिस्टमैटिकली एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स है। लेकिन आगे वो कहता है कि ये है क्या। वो कहता है एन ऑडिट इज एन अश्योरेंस सर्विस एंड इज इन्वेस्टिगेटिव, एनालिटिक एंड रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। एक तो ये याद रखिएगा, अश्योरेंस सर्विस है और कुछ भी नहीं है, यकीन दहानी है, अश्योर किया जाता है। कैसे, आगे है। इज इन्वेस्टिगेटिव, हम इसमें पूछताछ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे ये तीनों बातें एक्सप्लेन भी होंगे। वैसे किसी किए हुए काम को चेक करना कि क्या ये ठीक है या गलत है, इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और एनालिटिक, हम एनालिसिस करते हैं। एंड रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, और उसको रिट्रोस्पेक्टिव है इन नेचर में। ये तीनों बातें आगे बुक में आपके एक्सप्लेन भी है। वो कहता है एन इन्वेस्टिगेशन इज एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस एंड एन ऑडिट इज इन्वेस्टिगेटिव इज इन दैट इट्स procedures are carried out to collect audit evidence for framing an expert opinion। वही बात हो गई, पूछताछ करता है किसके बारे में, कि जो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाटा शो हो रहा है, क्या वो डाटा ठीक है या ठीक नहीं है। अब यहां ठीक है या ठीक नहीं से मुराद बेटा क्या है, कि अगर किसी मैनेजर ने वहां पर लिख कर दिया कि ये चीज 10 लाख रुपए की खरीदी गई है, उसने उसकी वैल्यू जैसे मशीनरी डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, तो ऑडिटर उसको वेरीफाई करता, इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या वाकई ये मशीन इतने की है या नहीं है। इसको इन्वेस्टिगेशन नेचर कहते हैं, कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसके बाद एन एनालिसिस किसको कहते हैं, इज सेपरेशन ऑफ अ होल इनटू इट्स constituent parts in order to study। अब बेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है तज्जिया करना, टोटल काम को जो किया गया है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके। डिवाइड करने का मतलब ये है कि मैं तमाम की तमाम बुक, कैश बुक को, तमाम की तमाम इनकम स्टेटमेंट के आइटम को, तमाम के तमाम बैलेंस शीट के अकाउंट्स को इकट्ठा चेक नहीं कर सकता। उसको छोटे छोटे हिस्सों में, एक को लिया, दूसरे को लिया, तीसरे को लिया, फिर उसके बारे में कलेक्टिव डिसीजन लिया, तो इसको कहते हैं एनालिटिकल इन नेचर। यानी कि पूछताछ करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और उसका तज्जिया करता है कि क्या जो मैंने किया है क्या वो ठीक है, या जो उन्होंने मुझे पेश किया है क्या वो ठीक है या नहीं है। और उसके बाद वो कहता है an audit is analytical in nature as it studies each part of the set of accounts underlying the set of financial statements with the purpose of testing truth and fairness thereof। मैंने यही पहले भी बात बता दी, एनालिसिस का मतलब ही यही होता है, किए हुए काम को जब आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन के बाद आप उसको वेरीफाई करने के लिए आप उसको एनालिसिस करते हो, तो इसको कहते हैं एनालिटिकल। एंड रिट्रोस्पेक्टिव किसको कहते हैं, अ रिट्रोस्पेक्टिव थिंग इज वन कैरिड इज वन कंसर्निंग द पास्ट। अब देख लेते जरा, उस चीज को हम रिट्रोस्पेक्टिव नेचर कहते हैं जिसका ताल्लुक माजी के साथ हो। ऑडिट है क्या, मैं फिर वहीं पे आ जाऊंगा, सिस्टमैटिकली एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स है, ठीक है। तो
किए हुए काम को ऑडिटर बाद में, साल गुजरने के बाद उसको चेक करता है, इस वजह से इसको कहा है रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अब तीनों बातें बेटा समझ आ गई होंगी। सबसे पहले उसने क्या कहा है, उसने कहा इज एन इन्वेस्टिगेटिव, नंबर 2 एनालिटिक एंड नंबर 3 रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। हाँ, पूछताछ करता है इन्वेस्टिगेटिव, उसका तज्जिया करता है एनालिसिस, किसका करता है, जो बात गुजर गई है, किए हुए काम को ही ऑडिटर चेक करता है। तो किया हुआ काम क्या था, वो माजी था, इसलिए फ्यूचर को चेक नहीं कर सकता, ना प्रेजेंट को चेक कर सकता है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म हो जाएंगी, साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद वो चेक होगा, उससे पहले वो चेक नहीं हो सकता। An audit is an, अब बेटा अगले, an audit is an assurance service but all assurance service are not audit। कह रहा है ऑडिट एक अश्योरेंस सर्विस है। मैंने पहले भी कहा दिया अश्योरेंस सर्विस का मतलब ये है कि यकीन दहान, यानी कि हाँ, यकीन दहानी किस चीज की, श्योरिटी किस चीज की, कि जो काम हुआ है मेरी नजर में क्या वो ठीक हुआ है या गलत हुआ, उस चीज की अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अश्योरेंस मींस फ्रीडम फ्रॉम डाउट। अब देख ले, अश्योरेंस मींस फ्रीडम फ्रॉम डाउट। बेसिकली मैं ये फिर कल भी यही बात की थी, हम आगे जब हम ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ऑडिट प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, 100% तो डाउट से फ्रीडम नहीं होती, फ्री नहीं होता, लेकिन क्या लिया जाता है, क्योंकि मैंने जो सैंपल लिया है, जो रिजल्ट उस सैंपल का है, उसकी वजह से सारे का रिजल्ट एज ए होल जो पूरा हमारे पास डाटा है वो ही ट्रीट होता है, जो सैंपल का रिजल्ट होता है। इसलिए कि क्या देते हैं कि अगर इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड देन ऑल द डाटा व्हिच इज गिवन बाय द मैनेजमेंट फॉर कंडक्टिंग द वर्क ऑफ ऑडिट इज आल्सो ट्रू। ऑन द अदर हैंड, if the auditor is not satisfied, then all the data which is provided by the management for conducting the audit is not true। अच्छा, ये कितने किस्म की होती हैं? There are 3 types of assurance। assurance की बेटा 3 टाइप्स हैं। पहली एब्सोल्यूट अश्योरेंस, नंबर 2 रीजनेबल अश्योरेंस और नंबर 3 लिमिटेड अश्योरेंस। मैं पहले बता दूं 3 टाइप्स में से पहली एब्सोल्यूट अश्योरेंस, नंबर 2 रीजनेबल अश्योरेंस, नंबर 3 जो है वो उसको हम कहते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। और नॉर्मली ऑडिट जो होता है वो लिमिटेड अश्योरेंस है। क्यों? कल भी ये बात इसमें डिस्कशन हुई, 100% डाटा जब चेक नहीं होता, 10 से 15 से 20% डाटा चेक होता है, तो ऑटोमेटिकली वो लिमिटेड अश्योरेंस है, वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है। अपनी जो उसने तीनों बातों को बेटा क्लियर भी किया हुआ है। An absolute assurance is to make something certain with the probability of 1 or 100%। यकीनी तौर पर absolutely हम कहते हैं बिल्कुल गुड। Absolute assurance means when the auditor will check the 100% data of any particular company, then he will give assurance is absolute assurance। मैं 100% satisfied हूं। अगर वो 100% satisfied है, कब सेटिस्फाइड होगा? जब उसने 100% चेक डाटा चेक किया होगा। 100% डाटा पॉसिबल ही नहीं है ऑडिटर चेक कर सके, होता ही नहीं, कर सकता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुसलसल उसको मुलाजिम यानी कि एज अ काम करना पड़ेगा। जो काम एक साल के अंदर मैनेजमेंट ने, अकाउंटेंट ने किया है, उसको चेक करने के लिए आपको टाइम भी उतना ही चाहिए हुए होता है कि मैं उसको चेक भी उतना करूं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, करते हुए अगर उसको 365 दिन लगे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि ईच एंड एवरी एंट्री when that should be checked, when you will give a more and more time। आप 365 दिन में ना करें, आपको उसके आधे तो दिन की जरूरत होगी। तो ऑडिट कभी भी 15 दिन या 20 दिन से ज्यादा कभी कहीं को कोई ऑडिटर आता ही नहीं है। नॉर्मली तौर पर जो प्रैक्टिस चल रही, आ सकता है लेकिन आता नहीं है, इसलिए एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो होती नहीं। समझ ले, एब्सोल्यूट अश्योरेंस मींस 100% गारंटी। 100% guarantee means when you will check the books of account 100% and that is not conducted under the work of audit। अच्छा, उसके बाद है बेटा रीजनेबल अश्योरेंस की किसको कहा है? द रीजनेबल अश्योरेंस इज वन दैट मेक्स समथिंग ऑलमोस्ट सर्टेन बट विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क। मैं ये एग्जांपल कोड किया करता हूं 50-50, सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ये बुक की बात नहीं कर रहा हूं। 100% चेकिंग एब्सोल्यूट अश्योरेंस, 50-50
हाँ ठीक है, कुछ हो गया कुछ नहीं हो गया, इसको हम कह देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। और उसके बाद जो है लिमिटेड एश्योरेंस इज वन दैट प्रोवाइड एश्योरेंस अ लिमिट एरिया टू एक्सटेंड ओनली। नॉर्मली ऑडिटर जो है बेटा नॉर्मली लिमिटेड एश्योरेंस ही प्रोवाइड करता है, सिर्फ समझ ले ये लिया जाता है, और ये ऑटोमेटिकली है। जरा मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल भी कोड किया कर दिया करता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि कल आपका टेस्ट होगा और मैं उसमें से 10 लड़कों का टेस्ट चेक करूंगा, और जो भी टेस्ट 10 लड़कों का होगा वो तमाम क्लास का रिजल्ट फाइनल वही होगा, उसी की बेस के ऊपर पास एंड फेल मैं करूंगा। तो होगा क्या, तमाम के तमाम बच्चे कोशिश तो करेंगे, अगर वो किसके लिए है, अगर वो डिग्री के लिए कर रहे हैं, कि क्या पता पॉसिबिलिटी है कि ना मेरा ही चेक हो जाए। तो इस वजह से जब किसी अकाउंटेंट को यह पता होता है कि मुझे किसी भी वक्त आके ऑडिटर मेरी एंट्रीज को चेक कर लेता है, तो अगर वो ईमानदार है तो ऑटोमेटिकली उसकी कोशिश होगी हर चीज एक्यूरेट हो जाए, हर चीज वो इसलिए हर के ऊपर इक्वल जो है एफर्ट करता है। अगर वो बेईमान है तो ऑटोमेटिकली उसने तो फ्रॉड करना ही करना है, इसलिए वो उसको उस लेवल के ऊपर जाके नहीं करता। इसको असल में ना लफ्ज इस्तेमाल होता है मॉरल चेक। ऑडिटर का काम करना एक मॉरल चेक है। मॉरल चेक क्या है कि अखलाकी प्रेशर है, किसके ऊपर, अकाउंटेंट के ऊपर, किसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। क्यों, अगर तो मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, हार्ड वर्क है, वो कभी नहीं चाहेगी कि जब ऑडिट रिपोर्ट बने तो हमारी रिपोर्ट में नेगेटिविटी आए, इसलिए वो तमाम को वैसे ही काम किया जाएगा जैसे को एक शुरू में कर रहे थे। इसी को कहते हैं मॉरल चेक, एक अखलाकी प्रेशर है कि मुझे चेक किया जाना है। बेटा 100% जब चेकिंग नहीं होती, रिजल्ट 100% नहीं दिया जा सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती। मैं तो ये कहता हूं कि ऑडिटर जब भी करता है तो वो लिमिटेड एश्योरेंस करता है। दोबारा समझ लें, एश्योरेंस की बेटा तीन टाइप्स है, 100% चेकिंग, सम परसेंट चेकिंग, यूं कह लें 50-50 चेकिंग, 50 ऑडिट में से डाटा में से 50% चेक कर लिया, रिजल्ट दे दिया 100% का, इसको क्या देते हैं रीजनेबल। लिमिटेड एश्योरेंस 10, 15, 20%, 25% तक अगर हम उसको चेक कर लें। ये मैं बार बार ये फिक्रा के कह रहा हूं, मैं ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं। 100% की उन्होंने बात क्लियर कर दी है, तो रीजनेबल को मैं ये कह दिया करता हूँ हाँ 50-50 है, ठीक है 50 चेक कर लिया, 50 को कह दिया कि हाँ जी ठीक है। और जब के ना सम परसेंट 10, 15, 20% तक 25% कर ले तो उसको कह देते हैं कि दिस इज अ लिमिटेड एश्योरेंस। अच्छा जी आगे है बेटा, एन ऑडिटर इज एन एश्योरेंस सर्विस प्रैक्टिशनर। और ऑडिटर है कौन, वो एश्योरेंस सर्विस प्रैक्टिशनर है। वो क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है आपको ये वाली सर्विस प्रोवाइड करने की। He engage with clients and provides them assurance on subject like audit and review। और वो उसके ऊपर जो है वो अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के बाद provide them assurance on subject। सब्जेक्ट से मतलब जिसके ऊपर काम किया जाए, और यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब ये है ऑडिटर जो है वो अश्योरेंस सर्विस प्रैक्टिशनर है और आपको अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। The subject matter is employed by some users in decision making। और वही जो सब्जेक्ट मैटर है जो हमारे पास रिपोर्ट बनती है उसी के ऊपर ही फिर बाद में डिसीजन लिए जाते हैं। सबसे बड़ा डिसीजन क्या है कि यार यहाँ नफा, इस कंपनी को पिछले साल भी नफा नहीं हुआ, इस साल भी नफा नहीं हुआ, उससे पिछले साल भी नफा नहीं हुआ था, तो शेयर होल्डर्स उसको देख कर ये कहते हैं हमें इसके शेयर बेच देने चाहिए। या अगर वो नफा मुसलसल कमा रही है और मुसलसल का ये मुसलसल उसका नफा जो है प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे और शेयर खरीदने चाहिए। इसी बेस के ऊपर बेटा शेयर्स की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, याद रखिएगा। कंपनी जो नफा कमा रही होती है ग्रेजुअली जो है प्रोग्रेसिव पोजीशन के अंदर होती है, उसकी क्योंकि डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जब डिमांड बढ़नी स्टार्ट होती है तो शेयर्स की वैल्यू अप होना शुरू हो जाती है। हमेशा शेयर आप मैंने कल भी यही बात की थी, आप शेयर वाला चैप्टर पढ़ लेंगे अकाउंटिंग के अंदर। नॉर्मली शेयर्स सेल एंड परचेज होते कहां पे हैं बेटा, स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज में कैसे होते हैं, जब भी शेयर प्रेजेंट किए जाते हैं फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग, उसके ऊपर बिड होती है, उसके ऊपर बोली लगती है। अगर तो बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे, खरीदने वाले ज्यादा लोग हों, तो शेयर्स की वैल्यू अप होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर खरीदने वाले लोग थोड़े हों तो ऑटोमेटिकली बाज बात शेयर्स की कोई भी खरीदने वाला नहीं है, फिर वो बोली कम रेट से शुरू होती है, कुछ लोग उसको कम रेट में खरीद
लेते हैं। ये बहरहाल एक वे है बेटा जो है इसको करने का। अब आगे है बेटा, द लेवल ऑफ एश्योरेंस वेरीज एंड डिपेंड्स अपॉन द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन एडिशन टू द टर्म्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। और ये जो लेवल ऑफ एश्योरेंस है ये तब्दील होता रहता है क्राइटेरिया के लिहाज से, उसके अलावा उसके सिस्टमैटिक वे के लिहाज से। उसने इंगेज एश्योरेंस एंगेजमेंट, अब ऑटोमेटिकली अगर आप मुझे फीस, ऑडिट की फीस होती है, ऑडिटर फीस लेता है, ऑडिटर की सैलरी या वेजेस नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। अगर मुझे आप ज्यादा और आप मुझे ये कहेंगे कि आपने हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस देनी है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं आपसे फीस भी ज्यादा लूंगा क्योंकि मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस, ये बात पहले एंगेजमेंट में हम आगे पढ़ेंगे, ऑडिटर वाले चैप्टर में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ये उसमें डिस्कस होती है। अच्छा, इसको रखता कौन है, ये भी हम वहां पे पढ़ेंगे। नॉर्मली शेयर होल्डर्स ही एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को जो है अपॉइंट करते हैं कि कौन सा शख्स ऑडिटर होगा, कैसे वो काम करेगा। वहीं पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस बेटा जो है तय हो जाती हैं। A statutory audit is also an assurance with following detail। अब यहाँ पे बेटा लफ्ज इस्तेमाल हुआ स्टैट्यूटरी, आईनी। आईनी तौर पर सिर्फ ऑडिट जो है जरूरत है, जरूरी है, कंपल्सरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। तो ये जो तमाम की तमाम बातें हैं तो वो उसमें भी की गई हैं कि अगर वो ये ऑडिटर जो ये काम, ये आईएसए के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आईएएस, फिर दो समझ लें, यहाँ पे दो टर्म इस्तेमाल हो रही है। आईएसए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटर ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएसए जो है उसने आईएएस के मुताबिक काम करना है। जो ऑडिटर है उसने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को माइंड में रखते हुए का काम करना होता है। ये नहीं है कि वो अपने तरीके से उसको काम करता रहे। अब इज एंड आल्सो अश्योरेंस विद फॉलोइंग डिटेल्स। प्रैक्टिशनर कौन सा होता है, वो होता है जी, प्रैक्टिशनर कौन होगा, एन ऑडिटर। आगे बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कल भी परसों भी यही फिक्रा बोलता हूं, हमेशा बोलता रहता हूं। Audit is a compulsory by the law for a public limited company. It is an optional work for other type of business organization. ठीक है, if the audit is compulsory, the person should be a chartered accountant. कहने का मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो शख्स अपॉइंट होगा एज अ ऑडिटर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ये बातें हम आगे पढ़ेंगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या, वो आगे उसकी होगी कि वो 2-3 साल से 3 साल तक से पुराना मुलाजम हो। मैं स्टडी कर रहा था, सीए कर रहा था, मैंने साथ किसी कंपनी में, किसी फर्म में काम भी करना शुरू कर दिया और मैंने साथ सीए क्लियर कर लिया, उधर से मैंने रिजाइन दे दिया। मैं ऑडिटर नहीं बन सकता हालांकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी नौकरी छोड़े हुए 3 साल नहीं हुए। 365 जमा 365 जमा 365 दिन के बाद जब ये यूं समझ ले 900 और 1015 या 20 दिन बनते, उससे अगले दिन अगर मेरी अपॉइंटमेंट होगी फिर तो मैं ऑडिटर हो जाऊंगा। नहीं तो मैं ऑडिटर, मैं सीए भी कर चुका हूं क्योंकि मुझे 3 साल अभी वो जॉब छोड़े नहीं हुए जिस कंपनी का मुझे ऑडिटर बनाया जा रहा है। कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर मैं वहां का ऑडिटर बन ही नहीं सकता। अच्छा जी, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या है कि ऑडिटर करता क्या है, अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी होती है, किसको चेक करता है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को चेक करता है। यूजर्स कौन से होते हैं उस ऑडिट रिपोर्ट को, उस ऑडिटर के काम को, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है, आईएसए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लॉ, फॉर एग्जांपल कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अगर कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के साथ मर्ज करेगा आईएसए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अगर बैंकिंग कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 होगा। बैंकिंग कंपनी का जो ऑर्डिनेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक को तो 1962 का ऑडिट है पाकिस्तान के अंदर। 1962 वो उसको बेटा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, उसके बाद है जी
कंक्लूजन रिजल्ट हेलो। क्या निकलता है? ट्रू एंड फेयर व्यू, ये उसका रिजल्ट होता है। और उसके बाद लेवल कौन सा होता है? हाई। अब यहां समझ लें, हाई लेवल रीजनेबल अश्योरेंस है। रीजनेबल अश्योरेंस से मुराद क्या है जी? फिर याद रखिएगा, अप टू 50%। अगर हम ऊपर मैंने आपको मिसाल के तौर पर दे दिया था, अगर लोग सेटिस्फाइड हो जाए, ये है बेटा अश्योरेंस, द नेचर ऑफ एन ऑडिट। उसके बाद बेटा क्या है? द स्कोप ऑफ एन ऑडिट क्या है? द स्कोप ऑफ एन ऑडिट इज डिपेंड ऑन द नेचर, ये जो हमने पढ़ा। उसके अलावा नेचर के बाद जो है the nature, content and type of the end product or audit report. In case of the statutory audit, the scope is determined by the law। ये तमाम की तमाम बातें बेटा वहीं पे ही जो है की हुई हैं। तो इसलिए ये स्कोप से मुराद क्या होता है? वैसे लफ्जी मीनिंग होता है बेटा स्कोप, जो हम उसको उर्दू में कहते हैं वुसअत, मजमून या दायराकार। अगर हम उसको और आसान लफ्जों में कह दें हदूद, ये स्कोप है कि जो ऑडिट का काम है उसकी हदूद क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, ऑडिटर कहां तक काम को ले जाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करेगा, उसको बेटा हम स्कोप ऑफ एन ऑडिट कहते हैं। वो कहता है अभी वही बात जो है, इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट द स्कोप इज डिटरमाइंड बाय द लॉ। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कंपनी provision of the company's ordinance 1984 determine the scope of an audit। मैंने पिछले टॉपिक में भी यही बात की, अगर कंपनीज का ऑडिट है तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, अगर बैंक का ऑडिट है तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, वो बेटा इसके जो है स्कोप का तयन करेंगे। The professional framework for auditing includes the international standard on auditing and other professional principles issued by the various regulatory local and international bodies। जिस किस्म के बिजनेस का आपने ऑडिट करना है, उस किस्म के बिजनेस को कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, जिसकी हदूद में रहते हुए ऑडिटर ने जो है वो ऑडिट करना है, उसके बारे में रिपोर्ट देनी है। एन ऑडिट इज लिमिटेड इन स्कोप ऑफ द डिडक्शन ऑफ फ्रॉड। एन ऑडिट डज नॉट सर्टिफाई फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ऑडिटर कभी भी फ्यूचर की आपको नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। क्यों? पीछे हमने पढ़ भी लिया, रिट्रोस्पेक्टिव मीनिंग पास्ट। तो ऑडिटर किए हुए काम को कर रहा होता है, ना कि आने वाले काम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में बताता है कि क्या ये जो मैनेजमेंट, जो जिन मुलाजम ने ये काम किया था, ऑडिटर उनके बारे में तो बता सकता है, आने वाले के बारे में नहीं बता सकता कि जो तुम अब रखोगे उसकी परफॉर्मेंस ये होगी। और एब्सेंस ऑफ फ्रॉड, और इस चीज भी गारंटी नहीं देता कि यहाँ फ्रॉड नहीं है। क्यों नहीं दे सकता? रीजन बेटा यही है कि उसने 100% चेकिंग नहीं की, 100% गारंटी नहीं देता। जब एब्सोल्यूट गारंटी है तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे किसी किस्म का फ्रॉड ना हुआ। द डिडक्शन ऑफ एंड प्रिवेंशन फ्रॉम फ्रॉड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। कल जो हमने पर्पस पढ़ा था, डिडक्शन ऑफ एरर्स, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? मैनेजमेंट की, ना के ऑडिटर की। लेकिन वहां पे हमने क्यों पर्पस में पढ़ लिया, क्यों उसका मकसद में क्यों आ जाता है? जब किसी को ये पता हो कि मेरे काम को चेक किया जाएगा और अगर किसी किस्म की गलती या फ्रॉड हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फिक्स होगी, तो वो ट्राई करता है कि मैं कम से कम इस काम को करूं, फ्रॉड ना हो, गलतियां कम से कम हो, ताकि मेरी जो रिप्यूट है, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो गुड ट्रीट हो, ताकि मैं मेरी आगे फ्यूचर के लिए जो जॉब है वो ज्यादा सिक्योर हो जाए। An auditor is to carry out his work with due care and skill। अब ऑडिटर भी पहले कहता है मैनेजमेंट का काम है, अब कहता है ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर जो अपना काम करे, मेहनत के साथ करे, अपनी ईमानदारी के साथ करे और अपनी एफर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए करे। He must conduct audit with professional escapism, which means being alert to, और अपने पेशा वाराना एफर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कि वो इस काम को मुकम्मल करे। वो क्या है? कंट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, एविडेंस को इकट्ठा करे अगर वहां पे किसी किस्म का फ्रॉड हुआ है।
उसके बाद इंफॉर्मेशन दैट कास्ट डाउट्स ऑन डॉक्यूमेंट्स, और इस किस्म की भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में डाउट है तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डाउट को क्लियर करे। और कंडीशन दैट इंडिकेट द फ्रॉड, वो कौन कौन सी बातें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं फ्रॉड को, उसके बारे में भी बताया। और सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर वर्क इन एडिशन टू द सेट वर्किंग स्टैंडर्ड बाय ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने जो हमारे लिए फ्रेमवर्क बनाया है उसके बारे में हालात वाकयात के मुताबिक वो ठीक है या गलत है, उनको बेटा वो शो करे। द ऑडिट स्कोप इज आल्सो एनलार्ज्ड बाय अंडरटेकिंग additions work for reporting on customized requirement of a client। ऑडिट स्कोप जो है वो आल्सो एनलार्ज करता है, बढ़ाता है। अगर आप बाजुकात जो है सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो उसको अपने आप को स्कोप को बियॉन्ड कर सकता है। can be made liable for not carrying out the audit with due care and skills, for example negligence। अगर वो negligence ही करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसके लिए भी है जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए वो कहते हैं कि ये भी स्कोप में आता है कि ऑडिटर तमाम के तमाम जो एफर्ट्स है वो जो फुल एफर्ट्स करे और 100% कोशिश करे, अपनी तरफ से फुल एफर्ट करनी चाहिए जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। ये है जी टॉपिक आपका, नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट। एनी क्वेश्चन बेटा?